तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आपके सामने 2015 का 2015 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में बाबू हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2015 का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। बाबू इससे पहले हम आपको बता दें, हमारे यहाँ क्रैश कोर्स का एक कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स का कोर्स चल रहा है। इस क्रैश कोर्स का फ़ी मात्र 500 है। और बाबू क्रैश कोर्स का जो कोर्स चला रहे हैं उसमें इस साल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को हम पीडीएफ के फॉर्म में दिए हुए हैं। पीडीएफ यानी नोट्स नोट्स करके नोट के फॉर्म में दे दिए हैं। और साथ ही नोट्स के फॉर्म में दिए हैं। और साथ ही बाबू हर क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को वीडियो फॉर्मेट में, हर क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से समझाते हुए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन को बाबू वीडियो से अच्छे तरह से समझाते हुए कि किस तरह लिखना है, क्या क्या बातें हम याद रखेंगे कि हम लॉन्ग क्वेश्चन को जा कर के एग्जामिनेशन हॉल में लिख पाएंगे। तो ये सब चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं क्रैश कोर्स वाले कोर्स में। ठीक है भी, क्रैश कोर्स वाले कोर्स में कि लॉन्ग शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही नहीं है, इनके अलावा बाबू 5 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर मतलब 5 साल पहले जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है वीडियो के माध्यम से। ठीक है, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब। तो भाई ये जानकारी देनी थी, आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से मिलकर के बना है, जिसके परिमाण, वो पहले आवेश का परिमाण कितना है, मान कितना है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, और दूसरे का -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम है। और उनके बीच की दूरी, यानी डाइपोल का दोनों आवेश दिया है, एगो प्लस में एगो माइनस में दिया है, और दोनों के बीच की दूरी इतनी मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, पहले तो जान लो बाबू। कह रहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है। और एक विद्युतीय द्विध्रुव है, दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। एक वो आवेश है बाबू -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, और एक वो है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो बाबू एक डाईपोल है, एक डाईपोल -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम और +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम के आवेश से मिलकर के बना है। बहुत अच्छा, देखिए रहो। एक डाईपोल बाबू -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम और +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम के दो आवेशों से मिलकर बना है। और इस डाईपोल की लंबाई, ये डाईपोल की लंबाई मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। डाईपोल की लंबाई मतलब एल नहीं, 2L। डाईपोल की लंबाई होती है 2L, और डाईपोल की लंबाई 2L कितनी है वो, और उनके बीच की दूरी यानी डाईपोल की लंबाई 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, तो बाबू एक डाईपोल है जो प्लस इतना और माइनस इतना आवेशों से मिलकर बना है, और इसकी लंबाई 2L इतना है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो बाबू इस डाईपोल का डाईपोल मोमेंट क्या होगा। तो डाईपोल का डाईपोल मोमेंट कैपिटल एम क्या होता है, और डाईपोल मोमेंट कैपिटल एम बराबर होता है कोई आवेश क्यू। तो भाई इस डाईपोल का डाईपोल मोमेंट एम बराबर होगा, एम बराबर आवेश क्यू इंटू डाईपोल की लंबाई 2L। ठीक है, तो आवेश क्यू का मान कितना है, क्यू मतलब क्यू का केवल मैग्नीट्यूड, चिन्ह छोड़ दो, आवेश क्यू का बस मान ले लो, बस मान केवल देखो चिन्ह छोड़ करके। तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू 2L है लंबाई, लंबाई कितनी हो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2.4 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो बाबू अब 3.2 × 2.4 करो, तो 3.2 × 2.4, तो 4×2 = 8, 4×3 = 12, 32×2 = 64, तो 8 हो जाएगा, 4×2 = 6 हो जाएगा, 6×1 = 7, तो 7.68, 7.68 गुणे
10⁻19 और 10⁻29 और कूलाम मीटर। तो ये हो गया बाबू 768 गुण 10⁻29 कूलाम मीटर। राइट ऑप्शन बी। तो आपका डाइपोल मोमेंट यानी आपका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा 7.68 गुणे 10⁻29 कूलाम मीटर। ओके, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन यही था ना बाबू कि एक डाइपोल है, एक डाइपोल दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, यही 3.2 गुणे 10⁻19 प्लस में और माइनस में, और उसकी लंबाई बाबू 12 इतनी है, तो उसका विद्युतीय द्विध्रुव गुण कैपिटल एम निकालना है। कैपिटल एम बराबर क्यू इंटू 12। तो आवेश क्यू का मान 3.2 गुणे 10⁻19 और 12 है, इतना रख दिए 204 गुणे 10⁻10 और निकाल दिए तो इतना आ गया। भाई पहले मिटा लेते हैं, जगह हो जाए। पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया भाई। सेकंड क्वेश्चन बाबू, सेकंड क्वेश्चन कहता है, देखिए अब ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 64 समरूप बूंदें, बाबू 64 समरूप छोटी छोटी बूंदें हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। बाबू आपको दो दो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। दो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर वो याद रखिएगा तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बूंदों वाला क्वेश्चन तो इसी तरह बन जाएगा। अब अगर छोटी 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 एन बूंदें, छोटी छोटी एन बूंदें मिल करके एक बड़ी बूंद बनाए, ठीक है। एन छोटी छोटी बूंदें मिल करके एक बड़ी बूंद बना दें, ठीक है। एन छोटी बूंदें मिल करके एक बड़ी बूंद बनाए, तो अगर छोटी बूंद की धारिता C1 है तो बड़ी बूंद की धारिता C2 क्या होती है। तो बड़ी बूंद की धारिता C2 बराबर होती है n⁻1/3 C1, याद रखिएगा। अगर n छोटी छोटी बूंदें हैं, अगर बाबू आपके पास n छोटी छोटी बूंदें हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता C1 है और सभी C1 धारिता की n बूंदें मिल करके एक ठो बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़े बूंद की धारिता C2 जो होती है C2 n⁻1/3 C1 होता है। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर बाबू मान लो हर एक छोटी बूंद का विभव, हर एक छोटी बूंद का विभव V1 हो, हर एक छोटी बूंद का विभव V1 हो, तो ये n छोटी छोटी बूंदें मिल करके बड़ी बूंद बनाएंगी, तो बड़े बूंद का विभव V2 क्या होगा। V2 बराबर n⁻2/3 V1। तो धारिता के लिए बाबू n⁻1/3 और विभव के लिए n⁻2/3। तो चलो हमारा क्वेश्चन क्या है, 64 समरूप बूंदें हैं, यानी बूंदों की संख्या n कितनी है, 64। 64 समरूप बूंदें हैं जिनमें प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता C1 कितने बाबू 5 माइक्रोफैराड है। 64 छोटी छोटी बूंदें हैं n बराबर 64 जिनमें प्रत्येक की धारिता C1 5 माइक्रोफैराड है, मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बाबू बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। छोटी बूंद की धारिता C1 है तो बड़े बूंद की धारिता C2 बराबर होता है बाबू डायरेक्ट फॉर्मूला C2 बराबर n⁻1/3 C2 बराबर n⁻1/3 C1। n कितना है, n कितना बूंद है वो 64 बूंद है, n दिया ही है, n 64 है, तो 64 के पावर 1/3 इंटू C1 कितना है 5 माइक्रोफैराड। 64 का मतलब होता है बाबू 4 का पावर 3, 4 का पावर 3, लेकिन उसका पावर 1/3 इंटू C1 है 5, 3 से 3 कट गया, तो बस 4 का पावर 1 मतलब 4, 4 5 20, तो 20 माइक्रोफैराड, राइट ऑप्शन। तो बाबू 64 ठो छोटी छोटी बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड होगी, 64 बूंद मिल करके बड़ी बूंद बनाएंगी, तो बड़ी बूंद की धारिता होगी 20 माइक्रोफैराड, राइट ऑप्शन बी। ओके, बहुत अच्छा। बाबू देखो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है किलोवाट घंटा। बाबू केवल अगर वाट या किलोवाट होता ना, तो वाट या किलोवाट शक्ति का मात्रक होता है, वाट या किलोवाट शक्ति का, और शक्ति में समय के मात्रक से गुणा हो जाए, समय घंटा समय है, तो शक्ति में बाबू इस शक्ति में समय से गुणा हो जाए तो ऊर्जा हो जाता है वो। तो किलोवाट घंटा, केवल किलोवाट शक्ति का मात्रक होता है, किलोवाट में घंटा यानी समय से गुणा हो गया तो ऊर्जा का, किलोवाट घंटा यानी KWH, किलोवाट घंटा KWH मात्रक होता है ऊर्जा का, राइट ऑप्शन ए। बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन
विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। आप पढ़े हो किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम कहता है बाबू, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। क्यों? किसी बिंदु पर बाबू बहुत सारे तार आकर के मिलते हैं, तो किसी बिंदु पर जितनी धारा आती है उतनी धारा निकल के चली जाती है। मतलब किसी बिंदु पर धाराओं का टोटल बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। तो याद रखेंगे, विद्युतीय परिपथ के किसी भी बिंदु पर बाबू, विद्युतीय परिपथ के किसी भी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए भाई 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाबू 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकशीलता की बीमा होती है। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता म्यू जीरो। तो चुंबकशीलता म्यू जीरो की बीमा क्या होती है, ये निकालना है। तो आपको चुंबकशीलता की बीमा निकालनी है ना बाबू, तो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए बाबू कि किसी भी तार के कारण, किसी भी तार के कारण बाबू, अगर तार से अगर आई धारा बहे, अगर तार से आई धारा बहे तो किसी भी तार के कारण कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर होता है बाबू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। याद रखिएगा, अगर एक तार से बाबू आई धारा बह रही है तो तार से आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। और यहीं से चुंबकशीलता म्यू नॉट की बीमा आप निकाल सकते हो। तो म्यू नॉट यहाँ पे निकालते हैं, बताइए। तो म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा? बी इंटू 2 पाई आर और बटा आई, बी इंटू 2 पाई आर बटा आई। तो इसलिए म्यू नॉट चुंबकशीलता की बीमा और बी 2 पाई और आर की बीमा बटा आई की बीमा। 2 पाई तो संख्या नहीं होगा, तो बस बी की बीमा इंटू आर की बीमा बटा आई की बीमा। बी बाबू मैग्नेटिक फील्ड है, बी की बीमा कहाँ से निकलेगी? बी की बीमा फिर से निकालनी पड़ेगी। आपको पता होगा मैग्नेटिक फोर्स एफ बराबर होता है क्यू भी बी। मैग्नेटिक फोर्स का सूत्र होता है एफ बराबर क्यू भी बी, यानी चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से बी का बीमा निकालो तो बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर एफ बटा क्यू भी। तो इसलिए बी की बीमा बराबर एफ क्यू और भी की बीमा। एफ क्या है बाबू? बल। एफ बल है, बल की बीमा एम एल टी माइनस टू, बल का एम एल टी माइनस टू बटा क्यू है आवेश, आवेश का ए टी, और फिर है भी है वेग, वेग का एल टी माइनस वन। तो टी माइनस वन और टी कल कट गया, एल से एल कट गया। तो बाबू अगर ध्यान दिया जाए तो ये बीमा हो जाएगी बी की एम टी माइनस टू ए माइनस वन। ठीक है, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये बी का बीमा, बी का भी निकला है बाबू, बी का भी निकला है। देखो बी का बीमा क्या है? एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। आर है त्रिज्या, त्रिज्या यानी लंबाई एल। आई है धारा, धारा आई की बीमा होगी एम्पियर ए। तो एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। तो एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ए कह दो या आई कह दो, यहाँ आई दे दिया है। तो एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू, राइट ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए भाई अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भाई 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। बाबू एल है और आर, तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? तो बाबू कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि आर को एक त्रिभुज बनाओ जिसमें आर ऐसे ले लो। ठीक है, आर ऐसे ले लो, और बाबू आर ले लिए ऐसे, और एल, एल के लिए क्या लोगे? ओमेगा एल सिर्फ ले लो। आर के लिए आर ले लो और एल के लिए ओमेगा एल ले लो। ठीक है, और ये आधार है, ये आपको लंब है, तो कर्ण कितना होगा? कर्ण होगा बाबू रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यही होता है प्रतिबाधा। तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है बाबू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। 7 नंबर देखेंगे बाबू, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, हमको पता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा ई क्रॉस बी की दिशा में होती है। बाबू पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पहले भी आया हुआ था क्वेश्चन। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ई क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड
से मैग्नेटिक फील्ड की ओर, राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो याद रखना विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा किधर होती है, ई क्रॉस बी के समानांतर या ई क्रॉस बी की दिशा में, राइट ऑप्शन डी। चलिए भाई ये तो हो गया। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। भाई 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है बाबू, क्यों? आपको पता है ये बाबू ग्लास स्लैब हम बना रहे हैं, कांच का एक स्लैब है। अच्छा बताओ, जब भी प्रकाश की किरण निर्वात से, कुछ नहीं कहे तो निर्वात से प्रवेश कर रही है, जब भी प्रकाश की किरण बाबू निर्वात से प्रवेश करेगी कांच के स्लैब में, जब प्रकाश की किरण निर्वात से बाबू प्रवेश करेगी कांच के स्लैब में, तो कांच में जाने पर उसकी स्पीड घट जाएगी। स्पीड घटने से उसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, ये वेवलेंथ, ये दूरी वेवलेंथ भी घट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ये वेवलेंथ ज़्यादा होगा, और यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो बाबू जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो बाबू प्रकाश की किरण निर्वात से कांच के स्लैब में घुसेगी, तो कांच में घुसने पर चाल घटता है, चाल घटने से तरंग दैर्घ्य लैम्डा भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बाबू, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है। वो आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, हमेशा याद रखिएगा। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान हमेशा 0 से 1 के बीच। 10 नंबर कहता है जी, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है। नॉर गेट बना है नॉट तथा और से, तो और का क्या होता है बाबू, और गेट का व्यंजक है वाई बराबर ए और बी। तो वाई बराबर ए और बी, क्योंकि और का मतलब होता है वो प्लस, तो वाई बराबर ए और बी, ये और गेट है, इसका बाहर कर दो तो ये और नहीं होगा, नॉट और मतलब नॉर हो जाएगा। तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है वाई बराबर ए और बी, नहीं ए और बी का बार, तो राइट ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक आवेशित चालक के सतह, और एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बाबू ये आवेशित चालक है, ये एक चालक है, ठीक है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये चालक है। ये चालक बाबू आवेशित है, और इस आवेशित चालक के, ये आवेशित चालक है, इस आवेशित चालक के सतह, इस आवेशित चालक के, और इस आवेशित चालक के सतह, सतह के किसी बिंदु पर तीव्रता की दिशा किधर होगी, तिरछे होगी, नहीं, सतह के लंबवत होगी, ये होगी इस दिशा में होगी तीव्रता की दिशा, न कि इस दिशा में। तो वो इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे हैं, यहाँ पे टेंजेंट खींचे, तो इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा लंबवत होगी। तो एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा होती है सतह के लंबवत होती है। बहुत अच्छा, तीव्रता बाबू हमेशा याद रखना, कोई आवेशित चालक ले लेना है तो आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर तीव्रता हमेशा सतह पर लंबवत होता है, ठीक। अब देखेंगे भाई 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक, मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस का परावैद्युतांक एप्सिलॉन क्या होता है। और मुक्त आकाश का देखा जाए तो एप्सिलॉन 0 कहेंगे, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, याद रखेंगे। और मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है 8.85 गुणे 10⁻12 फैराड पर मीटर। परावैद्युतांक मतलब विद्युतशीलता, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता होती है, फ्री स्पेस की विद्युतशीलता 8.85 गुणे 10⁻12 फैराड पर मीटर। चलिए भाई ये तो हो गया ऑप्शन सी। बाबू अब 13 नंबर देखो। 13 नंबर कहता है जी, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युतीय परिपथ की शक्ति बाबू, किसी भी विद्युतीय परिपथ में जो पावर होता है, पावर पी बराबर होता है V²/R। किसी भी परिपथ में खर्च होने वाला पावर होता है P बराबर वोल्टेज का स्क्वायर बटा रेसिस्टेंस। तो विद्युतीय परिपथ की शक्ति होती है P बराबर V²/R। बाबू 14 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा नापा जाता है। बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है, ऑप्शन डी। बाबू 15 नंबर देखिए, लेंज का नियम संबद्ध है, लेंज का नियम किससे जुड़ा है। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो लेंज का नियम संबद्ध है, जुड़ा किससे, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, सिद्धांत से।
तो लेंज का नियम संबद्ध है ऊर्जा से। वो कहता है 16 नंबर, खगोलीय टेलीस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय टेलीस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा। क्यों? वो खगोलीय टेलीस्कोप आप पढ़े होगे तो खगोलीय टेलीस्कोप में दो उत्तल लेंस होते हैं ना जी बाबू। खगोलीय टेलीस्कोप में दो उत्तल लेंस होते हैं। देखिए खगोलीय टेलीस्कोप है ये, इसमें दो उत्तल लेंस हैं बाबू। पहला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, दूसरा लेंस आई पीस कहलाता है। ये खगोलीय टेलीस्कोप है, इसमें दो उत्तल लेंस हैं, एक ये वाला उत्तल लेंस, एक ये वाला उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस है। भाई पहला ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस अनंत वाले किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस तल पर बनाता है ए बी, और यह बना हुआ प्रतिबिंब, यह बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है भाई, ऑब्जेक्टिव तो अनंत वाले वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है ये ए बी, और ये बना हुआ प्रतिबिंब वो इस आई पीस के लिए, इस आई पीस के लिए वस्तु का काम करता है। तो अब ये आई पीस के कारण किस तरह इमेज बनता है? ये ऐसे किरण जाती है, एक किरण ऐसे जाती है, और वो हम ए बी को क्या करते हैं? आई पीस के फोकस के अंदर रखते हैं। यहाँ आई पीस का फोकस होता है एफ आई पीस, आई पीस के फोकस के अंदर रखते हैं। तो इस ए बी का, इस ए बी का प्रतिबिंब ऐसे बन जाता है, इस तरह, इस तरह ऐसे बन जाता है, और यहाँ पे हम अपनी आँख को रखते हैं, आई को रखते हैं, जिसके कारण हमको यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब मिलता है वस्तु के सापेक्ष। वस्तु तो बाबू सीधा था, वस्तु के सापेक्ष, दूर वाली वस्तु सीधा था, तो वस्तु के सापेक्ष हमको उल्टा प्रतिबिंब मिलता है, और ये आभासी होता है। ये डॉटेड डॉटेड मतलब ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वो खगोलीय टेलीस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं उल्टा, राइट ऑप्शन सी। 17 नंबर देखिए, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों तो संयोग की फोकस दूरी होगी। बाबू एक उत्तल लेंस यह है, इसकी भी फोकस दूरी एफ है, एक उत्तल लेंस यह है, इसकी भी फोकस दूरी एफ है। एफ और एफ फोकस दूरी के दो लेंस सटा के रखे हैं तो दोनों की तुल्य फोकस दूरी बाबू सटा के रखें तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 पढ़े हैं ना। दो गो लेंस सटा के रखते हैं तो फॉर्मूला लगता है 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1, f1 भी f है प्लस 1/f2 भी f है। तो 1/f 1/f 2/f, तो उल्टा करोगे f इक्विवेलेंट बराबर f/2, तो हाँ जी तुल्य फोकस दूरी हो जाएगी f/2, राइट ऑप्शन सी। बाबू 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। बाबू प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, केवल और केवल ध्रुवण से ही पता चलता है। बाबू ध्रुवण पुष्टि करता है, ठीक है। तो ध्रुवण ही वो घटना है जिससे पता चलता है कि हाँ प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो राइट ऑप्शन सी। अब 19 नंबर देखेंगे भाई। 19 नंबर कहता है जी कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण, एक पतले फिल्म के रंग का कारण, आप लोग बाबू क्या करो कि तालाब के सतह पर, पानी के सतह पर तुम, पानी के सतह पर तुम मिट्टी तेल छिड़क दो, तो मिट्टी तेल का जो परत होता है वो रंगीन दिखाई देने लगता है। वो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है, ठीक है। जब हम लोग पानी के सतह पर बाबू, जब हम लोग पानी के सतह पर क्या करते हैं, तेल का एक पतला परत, ये पानी है, पानी के सतह पर वो मिट्टी तेल छिड़क देते हैं। पानी के सतह पर वो ये मिट्टी तेल हम छिड़क दिए तो पानी की सतह पर मिट्टी तेल का एक पतला सा लेयर बन जाएगा, और जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, प्रकाश पड़ेगा बाबू तो कुछ प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा मिट्टी के तेल के सतह से, और कुछ रिफ्लेक्ट होगा पानी के सतह से, और इन दोनों तरंगों के बीच व्यतिकरण होगा, जिससे हमको कहीं पे फिल्म लाल रंग की, कहीं काली रंग की, कहीं कुछ रंग की, कहीं कुछ रंग की, काला कोई रंग नहीं होता है, तो अलग अलग रंगों की हमको ये पतली फिल्म दिखाई देती है। तो भाई कोई पूछे एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, व्यतिकरण, ठीक है, राइट ऑप्शन बी। 20 नंबर कहता है जी
यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच का कोण फाई कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा। और अगर प्रत्यावर्ती धारा आई है और विद्युत वाहक बल है ईएमएफ है ई, उनके बीच का कोण है फाई, तो शक्ति गुणांक बाबू, शक्ति गुणांक यानी कॉस फाई होता है। शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर, पावर फैक्टर हमेशा जो होता है वो कॉस फाई के बराबर ही होता है। तो वो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा कॉस फाई। कही रहा है यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कोण फाई, बाबू फाई यहाँ पे कालांतर है, ठीक है। अगर प्रत्यावर्ती धारा आई और विद्युत वाहक बल ई के बीच का कोण बाबू कितना हो फाई हो और यहाँ फाई कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर किसको कहते हैं, बस कॉस फाई को कहते हैं। तो पावर फैक्टर हो गया कॉस फाई, राइट ऑप्शन डी। और 21 नंबर कहता है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है बाबू हेनरी। बाबू ये वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, गॉस चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है, लेकिन स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी, राइट ऑप्शन सी। अब देखिए बाबू क्वेश्चन कहता है 22 नंबर कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। बाबू जो डायनेमो चलता है ना, डायनेमो डायनेमो बस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर कहता है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण। बाबू प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आई बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है। तो बाबू विद्युत धारा का समीकरण आपको आई बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी दिया है, लेकिन हम जानते हैं बाबू प्रत्यावर्ती धारा का यानी एसी का स्टैंडर्ड समीकरण, एसी का स्टैंडर्ड समीकरण होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। एसी का स्टैंडर्ड समीकरण होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बाबू ये आई आई सेम है ना जी, तो आई नॉट का मान 0.6 एम्पियर हो जाएगा, साइन साइन सेम है, टी टी सेम है, टी टी बाबू सेम है, तो ओमेगा का मान क्या होगा, ये ओमेगा का मान होगा 100 पाई। तो बोलो ओमेगा बराबर हो गया बाबू 100 पाई। और 11th क्लास में पढ़े कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, 2 पाई एन बराबर 100 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 50, तो एसी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बाबू 50 हर्ज। ओके, तो एसी की फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ज, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई बी नंबर। ओके ठीक है। तो भाई अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, कर है निकेल है बाबू, लोहा निकेल कोबाल्ट, निकेल लोहा कोबाल्ट ये तीनों बाबू लौह चुंबकीय होते हैं। तो निकेल है, तुम याद रख लो, लोहा निकेल कोबाल्ट तीनों क्या है, लौह चुंबकीय। तो निकेल कौन सा पदार्थ होता है बाबू, निकेल होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। 25 नंबर कहता है बाबू ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर टैन आई पी, म्यू बराबर टैन आई पी है बाबू ये ब्रूस्टर का नियम। बोलो ब्रूस्टर का नियम क्या है, म्यू बराबर टैन आई पी, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू उस माध्यम के ध्रुवण कोण आई पी के स्पर्श यानी टैन आई पी के बराबर होता है। तो बाबू राइट ऑप्शन सी। 26 नंबर देखिए, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, क्यों बाबू, कोई अर्धचालक है सिलिकन है, अगर तुम इसका ताप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, राइट ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन बी हो गया। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान, बहु प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी आई नॉट तथा वर्ग माध्य मूल मान, तथा वर्ग माध्य मूल मान यानी आई आर एम एस का अनुपात होता है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान यानी आई जीरो और वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस का अनुपात होता है। तो आई जीरो बाई आई आर एम एस क्या होता है, वैसे तो हम पढ़े बाबू आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट दो, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट दो, यानी आर एम एस वैल्यू जो होता है शिखर मान बटा रूट दो होता है। तो तुमको ये आई आर एम एस नीचे भेज दो और रूट दो इधर भेज दो, तो रूट दो बराबर हो जाएगा आई जीरो बाई आई आर एम एस ना जी। तो
प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात होता है √2, राइट ऑप्शन बी। 28 नंबर कहता है जी, टीवी के प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का यूज होता है। और वो टीवी के प्रसारण के लिए 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज का यूज किया जाता है। इतनी फ्रीक्वेंसी तक की तरंगों का यूज करके हम लोग टीवी सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजते हैं। तो बाबू राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो भाई इसके साथ ये सेट खत्म हो गया। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।